हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। बेसिकली हमने प्राकृतिक वनस्पति एवं वन जीव से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसे हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 6 के भी वीडियो में देखा है, बट इसमें भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे एक है रेड्रोडॉन। रेड्रोडॉन एक फूल है ना। रेड्रोडॉन के एक फूल थे, तो पूछ सकता है, बट आप लिख लेना कि रेड्रोडॉन क्या है। तो रेड्रोडॉन एक प्रकार का फूल है। और एक कैसा फूल है? तो शंकुधारी वृक्ष, यानी जो शंकुधारी होते हैं, मतलब जिसमें कांटा वगैरह होता है, वैसे फूल है रेड्रोडॉन। ये आप मत लिखना, बस मैं बता दिया हूँ। अब पहला प्रश्न है कि वन कहते किसे हैं। तो वन मतलब क्या होता है? वन मतलब जहाँ पे बहुत सारी पेड़ होती है ना। तो ये बस आप समझने के लिए इसे एक बार पढ़ सकते हो कि जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं, ठीक है। इसी आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। तो सघन का मतलब क्या होता है? सघन का मतलब जहाँ पे घना हो, है ना। यहाँ पे लिखो घना। तो जहाँ पे घना पेड़ पौधे हो, मतलब जैसे गाछी आप कह लो, गांव की भाषा में गाछी। तो गाछी क्या है? एक सघन वन का उदाहरण है, ठीक है। और खुले वन मतलब का मतलब फैले हुए क्षेत्र में वो भी रहेंगे, लेकिन वो फैले हुए में रहेंगे। जैसे एक यहाँ पे पेड़ होगा, एक यहाँ पे एक हुआ। तो मैदानी क्षेत्र में, जैसे चौड़ में जो पेड़ रहते हैं ना, उसे आप मान लो खुला वन, ठीक है ना। जो चौड़ वगैरह में पेड़ होते हैं, ताड़ का पेड़, आम का पेड़, है ना, तो वो सब। तो ये खुला वन और बंद वन आपको समझ में आ गया होगा, सघन वन। ये भी पूछ सकता है कि घास स्थल के क्षेत्र कैसे होते हैं। तो जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है। मध्यम वर्षा वाला कैसे? जैसे जहाँ पे बारिश कम होती होगी, और उससे जैसे पेड़ होते क्या, बड़े बड़े होते हैं ना पेड़, ये बड़े बड़े पेड़ होंगे। लेकिन घास स्थल में क्या होगा? सिर्फ घास उगेंगे, और घास कितने छोटे छोटे होते हैं, तो वहाँ पे कम वर्षा होती है, इसलिए वहाँ पे घास होते हैं। मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको। पहले एक बार देख लेते हैं, फिर एक एक का फ़ोटो देख लेंगे। कांटेदार वन क्या होंगे? देखो इसमें कांटा वगैरह लगा हुआ तो होता है ना, सूखा हुआ पेड़ रहता है, तो ये केवल शुष्क क्षेत्र में पैदा होते हैं। तो ये क्या होंगे? कांटेदार पेड़। कांटा किस में लगा रहता है? जो शुष्क होता है, जो मतलब मुरझाया टाइप का रहता है। तो ये पेड़ देखो आप, कांटेदार। ऐसे में सबका एक बड़ा बड़ा फोटो दिखा देता हूँ आपको। ये देखो आप, ये है सघन वन के है। ये सब फोटो देख रहे हो, कितने सारे पेड़ है एक ही साथ। तो ये सब सघन वन है, ठीक है। और ये है आपका खुला वन का उदाहरण। देख रहे हो ना कैसे खुला वन है, कहीं कहीं पे पेड़ है, देख रहे हो। ये सब खुला वन का उदाहरण है। फोटो देखोगे तो आपको याद रहेगी। अब हम देख लेते हैं घास स्थल। ये आप देखो घास स्थल, दिख रहा है आपके कितने छोटे छोटे, आप गांव में भी देखे होंगे, देख रहे हो ये सब घास स्थल। ये देखो आप कांटेदार वन, देख रहे हो ना, कांटा लगा हुआ है, सब सूखा हुआ टाइप का है, देख रहे हो। ये सब कांटेदार वन, ये सब शुष्क क्षेत्र में, कम मिट्टी में भी ये लोग उग जाते हैं, ठीक है, याद रखना आप। हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पिछला चैप्टर में पढ़ लिया है, तो यहाँ पे हम इसे छोड़ देंगे, ठीक है ना। बस यहाँ याद रखिएगा कि ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह काम करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि अमेजोन की जो क्षेत्र है ना, अमेजोन एक, मैं दिखाता हूँ आपको फ़ोटो, उसे ही पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, अमेजोन का जो क्षेत्र है। आप तो ये अमेजोन का जो क्षेत्र है, जहाँ पे बहुत सारे वृक्ष माने जाते हैं, और ये ब्राज़ील में है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो अमेजोन के जंगलों को कहा जाता है। और अमेजोन के जंगल कहाँ है? तो वो है ब्राज़ील में, ठीक है। ब्राज़ील नहीं रहेगा तो रहेगा दक्षिण अमेरिका में। 3 पॉइंट याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा कि एनाकोंडा जो सांप है
जो विश्व का सबसे बड़ा सांप है वो कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय वर्षावन को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहाँ पे बहुत सारा वृक्ष पाया जाता है। हमने 6ठी क्लास में पढ़ा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको स्किप करेंगे, है ना। तो याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन है? एनाकोंडा। और ये कहाँ मिलता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन के क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को भी हमने पिछला चैप्टर में पढ़ा है, पिछले क्लास में। शीतोष्ण सदाबहार वन को भी हमने पढ़ा है, तो हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। शीतोष्ण पर्णपाती वन को भी पढ़ा है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। भूमध्य सागरीय वनस्पति आई थिंक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो हम लोग यहाँ पे इसे पढ़ लेते हैं। जो चीज़ें पीछे पढ़े उसे हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। देखो, भूमध्य सागरीय वाला वनस्पति कौन होगा? हमने यहाँ पढ़ा था, ये ग्लोब है और इसके बीच वाला क्षेत्र 0 डिग्री सेल्सियस, इसे हमने पढ़ा था ना, इक्वेटर, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ये विषुवत रेखा, है ना, सॉरी। तो आपने पढ़ा था ना कि ये जैसे है, तो इसका 0 डिग्री क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं। तो ये कहाँ पाया जाएगा? इसी क्षेत्र में पाया जाएगा, है ना। हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से देश है, भूमध्य सागर क्षेत्र से क्या गुजरता है, कौन कौन से देश, वो सब हम पढ़ेंगे। अभी जो बेसिक चल रहा है, हम लोग बेसिक्स चल रहे हैं। तो इन सब क्षेत्रों में क्या है, ये सब जो जो देश आएंगे, जो जो क्षेत्र आएंगे, उन सब क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाएगी। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? तो यूरोप का क्षेत्र आएगा, अफ्रीका का, एशिया का क्षेत्र आएगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे कि भूमध्य सागरीय जो वृक्ष है, यानी जो पेड़ है, वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं का ढाल बना लेता है। अब ढाल क्यों बनाएगा? तो इसका सादा सा एग्जाम्पल आप देखिए, ये अंगूर का बाग है, तो कैसा आकार बनाया हुआ, अब देख रहे हो ये पेड़ जमीन से सटा हुआ, लेकिन उसके ऐसे करके बनाया हुआ है, देखो ऐसे करके बनाया हुआ, तो ढाल बनाया हुआ है। तो पूछेगा कि ग्रीष्म और ऋतु में कौन सा क्षेत्र है जो स्वयं का ढाल बना लेता है, कौन सा वृक्ष है? तो भूमध्य सागरीय वृक्ष, ठीक है। अब देखिए, एक और पूछेगा कि विश्व का फलोदान किसे कहा जाता है, या कौन सा क्षेत्र को कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है, या भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा जाता है। तो 3 पॉइंट यहाँ से आप याद रखिएगा। जो समझाने वाली चीज़ें मैं वो समझाता जाऊँगा। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि इन्हीं क्षेत्रों में संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, नींबू, यानी मैक्सिमम देख रहे हो जो खट्टे चीज़ें हैं ना, खट्टे जो फल वगैरह है, वो सब कहाँ मिलेंगे? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मिलेंगे। तो ये इतना आप याद रखेंगे। शंकुधारी वन को हमने पीछे देख लिया है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि रूसी भाषा में टाइगा का अर्थ है शुद्ध, या इसे छोड़ दीजिए, ये नहीं पूछेगा। घास स्थल हम लोग देख लेते हैं। तो घास स्थल भी जिस तरीके से हमने देखा ना, वनस्पति वगैरह का, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, भूमध्य सागरीय वर्षावन, उसी तरीके से घास स्थल भी होगा। तो पहला उष्णकटिबंधीय घास स्थल, तो उष्णकटिबंधीय कहाँ होगा? जो यहाँ पे विषुवत रेखा के ऊपर वाली क्षेत्र होगा, है ना, 10 डिग्री के, तो वो सब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जैसा अभी देखो उष्णकटिबंधीय घास स्थल। तब जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम देखते हैं। तो पहली बात, आपको पता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये इतना डिग्री होता है, तो ये विषुवत रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैले रहते हैं, तो ये इतना याद करने की ज़रूरत है नहीं। ये आपसे नहीं पूछेगा, ये हम लोगों से पूछेगा। तो ये ऊंचाई घास स्थल की 3 से 4 मीटर तक होती है। आप यहाँ पे याद रखिएगा कि अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल में स्थित है। एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल क्षेत्र में पाया जाता है? तो अफ्रीका का सवाना घास स्थल, ठीक है। इन क्षेत्रों में क्या पाया जाएगा? हाथी, जेब्रा, हिरन वगैरह। फोटो आप देख लीजिए ये वाला। शीतोष्ण घास स्थल कहाँ पाया जाएगा? ये उष्णकटिबंधीय के ऊपर वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है ना, इसके उष्णकटिबंधीय के ठीक ऊपर वाला।
यहाँ पे बस ये याद रहे, शीतोष्ण यानी जहाँ पे हल्का शीत होगा, है ना, जहाँ पे हल्का ठंडक होगी। तो जंगली भैंस, बाइसन, ये सब शीतोष्ण घास स्थल में पाए जाते हैं। ये सब थोड़ा बहुत आप याद रखिएगा। कंटीली झाड़ियाँ, आपको पता है कांटा वाला कहाँ मिलेगा, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, जैसे राजस्थान में मिलेगा, है ना। तो उसी तरीके से राजस्थान में। इनमें कौन कौन से पेड़ पाए जाएंगे, तो लाइकेन। लाइकेन आपको पता ही है कि वो गर्मी के क्षेत्रों में पाया जाता है। मैं लाइकेन का आपको फोटो दिखा देता हूँ। इसे टुंड्रा प्रकार के वनस्पति भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछेगा कि टुंड्रा प्रकार के वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं, तो रेगिस्तान क्षेत्र में। या ऐसे पूछेगा कि शुष्क घास स्थल कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, या शुष्क घास स्थल के क्षेत्र में कौन से वनस्पति पाए जाते हैं, तो टुंड्रा वनस्पति पाए जाते हैं। मैं लाइकेन एवं उसके छोटी झाड़ियों का एक इमेज दिखा देता हूँ। ये देखो लाइकेन का फोटो है, ये अपने गांव में भी देखा होगा, ये सब गर्म वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं ना। तो एग्जाम में पूछेगा कि लाइकेन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो कंटीली झाड़ियों वाले क्षेत्र में, या टुंड्रा शुष्क क्षेत्र में। अब यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट घास स्थल है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल, पहला पूछेगा कि निम्न में से कौन कौन से उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, सवाना, कैंपोस, लानोस। दूसरा क्या पूछेगा कि सवाना घास स्थल किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो पूर्वी अफ्रीका में। कंपोस किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ब्राज़ील। लानोस वेनेजुएला में। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से हैं, तो पैम्पास, प्रेयरी, वेल्ड, स्टेपी और डॉन। और क्या पूछेगा कि पैम्पास घास स्थल किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो अर्जेंटीना में। प्रेयरी उत्तर अमेरिका में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, मध्य एशिया में स्टेपी, और डॉन ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरीके से आप ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अब ये जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप ना अपने से बनाइएगा। ये आंसर इसमें दिया हुआ है, बट आपको इस आंसर का यूज़ नहीं करना है। हो सकता है कि गलत आंसर हो, तो आप ये खुद से बनाइएगा, ये आपके लिए प्रैक्टिस है। अब ये हमारा अगला इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मानव पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन